Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। अभी हमने DBMS के PYQs की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियोज में दिसंबर 2023 के PYQs को सोल्व किया है। जून 2023 एंड दिसंबर 2022 ये PYQs हमने कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम जून 2022 के PYQs को सोल्व करेंगे। इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2 टाइम्स कंप्यूटर साइंस से एचटेट क्वालिफाई किया है। कंप्यूटर साइंस से मेरा यूजीसी नेट क्लियर है और करंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जून 2022 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स। स्टेटमेंट 2 कहता है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स इज फॉर्म्ड बाय नेस्टिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इन एन आर्बिट्रेरी वे। स्टेटमेंट 3 कहता है, ए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर कंप्यूटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पहले वो देखते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो अदर एट्रीब्यूट से कंबाइन होकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एड्रेस है एक एट्रीब्यूट, तो जो एड्रेस होता है वो हमारे सब एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिन नंबर, हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, विलेज नेम। तो सब पार्ट्स जो होते हैं इनसे मिलकर जो एट्रीब्यूट बना होता है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एड्रेस है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो हम इसको पिन नंबर, हाउस नंबर, स्मॉल सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसने बोला कैन नॉट नहीं, कैन बी आएगा यहाँ, तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। फिर क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इज फॉर्म्ड बाय नेस्टिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट की डेफिनेशन ही हो जाती है कि ये फॉर्म होते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के साथ में। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारी ट्रू हो जाती है। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर कंप्यूटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक नेम है हमारा और उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये वाला जो है ये होते हैं हमारे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट हमारे दूसरे किसी अनदर एट्रीब्यूट से कंप्यूट होके बने हैं। तो वो एट्रीब्यूट ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाते हैं जो किसी अदर एट्रीब्यूट से कंप्यूटेड होके बने होते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ये नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 एंड 3 और ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए ट्रिगर इज, ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर होता है जब भी कोई काम हम करते हैं तो जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। बात की जाए डीबीएमएस की फॉर्म में,
डीबीएमएस में जब भी कोई डाटाबेस को में कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, कोई एडिंग होती है, एडिशन होता है, इंसर्शन होता है या फिर डिलीशन होता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो जो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। वो ट्रिगर की डेफिनेशन ही होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट होती है। A statement that enable to start DBMS, a statement that is executed by the user, नहीं by the user नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली होती है। एक कंडीशन द स्टेटमेंट टेस्ट फॉर द वैलिडिटी ऑफ द डाटाबेस यूजर, नहीं ये भी नहीं होगा। A statement that is executed automatically by the system एज ए साइड इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटाबेस, तो ट्रिगर की डेफिनेशन ही हो गई ये। ट्रिगर की डेफिनेशन ही होते हैं, ट्रिगर होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती है ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। BCNF, थर्ड NF, 2NF एंड फोर्थ NF। सबको पता है इसमें नो ट्रांजिटिविटी होती है, जो थर्ड NF होती है वो होती है नो ट्रांजिटिविटी। नॉर्मल फॉर्म के बारे में थ्योरी क्लासेज में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 2NF होती है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर बात आती है फोर्थ NF, ये रिमूव करता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। और जो BCNF होता है, BCNF ये आपकी वैसे तो आपकी ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होती। वैसे देखी जाए तो अगर आप मैचिंग की बात करें तो आप एलिमिनेट करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। थर्ड NF में आप नोट रिमूव करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब B का थर्ड हो गया। तो B का थर्ड कौन सा होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर सीधा सा आ गया, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कर लेते हैं BCNF क्या करेगा, नॉट ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। सेकेंड NF में क्या हो जाएगा, C का 4। सेकेंड NF रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, और फोर्थ का 1 रिमूव करता है आपके मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब क्वेश्चन तो हमारा पहले ही सोल्व हो गया था, सिर्फ इसको देख के ही हमारा सोल्व हो गया था, बाकी ये बाद में बताने के लिए बता दिया। कोई भी क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है और 90% उसके ठीक होने के चांसेस भी होते हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। Consider the following statements, statement 1, statement 2 and statement 3. Conservative 2PL, PL मतलब phase locking. Conservative 2 phase locking is deadlock free protocol. Thom's right rule enforce conflict serializability. Timestamp ordering protocol ensures serializability based on the order of transaction timestamps. अगर हम बात करें सिंपल 2 फेज लॉकिंग की, तो 2 फेज लॉकिंग में आपकी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या 2 फेज होते हैं, इसमें एक ग्रोइंग फेज होता है, एक श्रिंकिंग फेज होता है। पहले प्रॉब्लम्स की बात के बिना हम 2 फेज लॉकिंग जो होती है इसमें 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है ग्रोइंग फेज, एक होता है श्रिंकिंग फेज। जो ग्रोइंग फेज होता है उसका मतलब होता है कि
बिना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉक है उसको रिलीज किए बिना ही न्यू लॉक को एक्वायर कर लेना, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग फेज। और श्रिंकिंग फेज होता है कि किसी न्यू लॉक को एक्वायर किए बिना ही एग्जिस्टिंग लॉक को रिलीज कर देना, दैट इज श्रिंकिंग फेज। अब बात करें टू फेज लॉकिंग में। टू फेज लॉकिंग में आपकी तीन तरह की प्रॉब्लम होती हैं। एक होती है कैस्केडलेस अबॉर्ट वाले, एक होती है आपकी डेडलॉक एंड स्टारवेशन, डेडलॉक से रिलेटेड, और एक होती है आपकी ये वाली होती है आपकी, एक आपकी जो उसको क्या बोलते हैं, रोल बैक होना, रोल बैक करना से रिलेटेड इसकी प्रॉब्लम होती है। इस जो आपके तीन टाइप्स होते हैं टू फेज लॉकिंग के। जो सिंपल टू फेज लॉकिंग होती है ये ऑलवेज सफर करती है आपकी डेडलॉक से, ये आपकी हमेशा डेडलॉक से सफर करेगी। लेकिन ये क्या बोला है, कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग। एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो आपके ये तीन तरह की टाइप्स होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। अगर आपको पूछा जाए सिंपल टू फेज लॉकिंग, तो सिंपल टू फेज लॉकिंग ऑलवेज सफर करती है आपकी डेडलॉक से। लेकिन इसकी तीन टाइप्स होती हैं टू फेज लॉकिंग की। एक होती है कंजर्वेटिव, एक होती है स्ट्रिक्ट, और एक होती है आपकी रिगोरस। तो जो कंजर्वेटिव होती है, स्ट्रिक्ट होती है, रिगोरस होती है, जो आपकी ये वाली दोनों होती हैं, ये रोल बैक कैस्केडिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करती हैं। लेकिन इन दोनों में भी आपके डेडलॉक आता ही आता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग होती है ये आपकी डेडलॉक की प्रॉब्लम को सोल्व करती है। जो कंजर्वेटिव आपकी टू फेज लॉकिंग होती है ये आपकी डेडलॉक की प्रॉब्लम को सोल्व करती है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। इसको पूरा थ्योरी क्लासेज में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आती है स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, थॉम्स राइट रूल एनफोर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। नहीं, जो थॉम्स राइट रूल होता है वो आपका ऑलवेज एनफोर्स नहीं करता, नोट आएगा यहाँ पे, नोट एनफोर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। राइट रूल क्या होता है। जो थॉम्स राइट रूल होता है, थॉम्स राइट रूल जो होता है आपका, ये आपकी एक इस प्रिंसिपल पे बेस है। इसका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है इसका कि जब भी कोई चेंजेस होते हैं, डाटाबेस में कोई चेंजेस होते हैं तो उनको हैंडल कैसे किया जाए, हाउ चेंजेस टू द database आर हैंडल्ड। डाटाबेस में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो आपको कैसे हैंडल करने हैं, दैट इज थॉम्स राइट रूल बेस्ड। तो जो थॉम्स राइट रूल होता है ये नोट एनफोर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, इसने एनफोर्स बोला है, ये एनफोर्स नहीं करता, नोट एनफोर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। थॉम्स राइट रूल क्या करता है, इग्नोर करता है आउटडेटेड राइट्स को। ठीक है, तो इसमें इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शंस टाइम स्टैम्प्स। हाँ, टाइम स्टैम्प वाली तो आपकी सीरियलाइजेबिलिटी भी होती है, डेडलॉक फ्री भी करती है, तो ये आपकी ट्रू होती है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है।
टू फॉल्स है हमारी, टू फॉल्स है, हाँ ये ठीक है, और 1 और 3 ट्रू है। तो इसका मतलब आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लेट आर एक रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, बी ए रिलेशन स्कीमा एंड एफ बी द सेट ऑफ डिपेंडेंसीज। ये इसकी डिपेंडेंसीज हैं ए टू बी, ए बी सी डी टू ई, ई एफ टू जी, ई एफ टू एच, ए सी डी एफ टू ई जी। द मिनिमल कवर, मिनिमल कवर का मतलब होता है कम से कम डिपेंडेंसीज आए, कम से कम हम इनका यूज करें, और फिर भी हमारे साथ जो इनका क्लोजर सेट हम निकालें तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकल के आ जाएं, वो होता है मिनिमल कवर सेट ऑफ डिपेंडेंस फंक्शनल डिपेंडेंसीज। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज में से कम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम यूज करें, जितना ज़्यादा हो सके उनको हम इरेज रिमूव करने की कोशिश करें, और तो उससे मतलब रिडेंडेंसी हम ना लेके आए, जितना हो सके कम से कम हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज करें, कम से कम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम यूज करें, और जो निकल के आएंगे उनसे हम उनका जब क्लोजर सेट हम निकालें तो सारे के सारे एट्रीब्यूट आ जाने चाहिए। तो इसमें बात की जाए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम ऑप्शन वाइज सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 ऑप्शंस लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग उसको हम सोल्व करते हैं। अब बात की जाए इसके, तो ए टू बी हाँ ये है, ये सारे के सारे भी इसमें होने चाहिए, ए सी डी टू ई, ए सी डी टू ई हाँ ये भी है इसमें। इसने बी को रिमूव कर दिया क्योंकि बी को हम ए से भी निकाल सकते हैं, तो इधर इतनी ज़रूरत नहीं है बी की। ई एफ टू जी, ई एफ टू जी, ई एफ टू एच, ई एफ टू एच, सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं, सारे क्लोजर सेट भी हम इससे निकाल सकते हैं। अगर हम करें देखो ए टू बी, ए सी डी टू ई, ई एफ टू जी और ई एफ टू एच, इसमें इधर देखते हैं राइट साइड में कौन से एट्रीब्यूट नहीं है वो इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो देखते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट इसमें कौन सा है, ए नहीं है, इधर बी है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है। अब इसका हम क्लोजर सेट निकालेंगे। क्लोजर सेट में अगर ये सारे के सारे ये एट्रीब्यूट आ जाते हैं तो इट मीन्स ये मिनिमल सेट हो जाता है। इसी तरीके से इसका भी क्लोजर सेट निकालते हैं। अब हम आगे करते हैं ए टू बी, हाँ ए टू बी ये है इसमें, ए सी डी टू ई, ए सी डी टू ई यहाँ से बी को रिमूव कर दिया, मिनिमल कर दिया, ई एफ टू जी, ई एफ टू एच। जब यहाँ तक की चीज़ ही आ रही है तो इसने दोबारा ए सी डी एफ टू जी जरूरी नहीं है लेना, जी को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो जी के लिए ये दोबारा लेना जरूरी नहीं है। ए टू बी, ए सी डी टू ई, ई एफ टू, जब ई को हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ से ई को निकालना जरूरी नहीं है, ये रिडेंडेंसी हो गई, इट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बात करें हम इसमें ए टू बी भी है, ए बी सी डी टू ई, ए बी सी डी टू ई, ई एफ टू एच, ई एफ टू एच, ई एफ टू जी, ई एफ टू जी। ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी आपका आंसर हो सकता है, बट जब इन दोनों में अगर आंसर में दोनों पूछे जाए तो दोनों कर दो, एक पूछा जाए तो सुटेबल कौन सा होगा, सुटेबल वो होगा जो इन दोनों में और भी ज़्यादा मिनिमम है। तो इसने क्या किया, बी को यहाँ दे रखा है तो बी, ये रिडेंडेंसी हो गई, बी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ए से, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है, इसने बी को भी रिमूव कर दिया। तो जो सुटेबल है जिससे सारे के सारे एट्रीब्यूट हम क्लोजर सेट से निकाल सकते हैं और जो सबसे मिनिमल सेट बी है हम वो उसको लेते हैं, तो इन दोनों में हमारे लिए हम प्रेफरेंस देंगे इस वाले आंसर को, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग आंसर, consider the relation schema of Scheller
सेलर एस, रिजर्व आर एंड बोट बी। इन तीनों को ही यूज करना है और तीनों को यूज करते हुए हमें ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के 5 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। इन टेबल्स के बेस पे ही हमें इनके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रिकी वे में सोल्व करते हैं। इनको पूरा सोल्व करने के बजाय इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी एलिमिनेशन मेथड, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए सोल्व करते हैं। जितना हो सके उतना हम इनको ऑप्शन वाइज देखकर ही इनको सोल्व करते हैं। ऑप्शन वाइज अगर आप देख के सोल्व करोगे तो ये जल्दी भी सोल्व होंगे और इजीली भी सोल्व हो जाए। जल्दी भी सोल्व होंगे, इजीली भी निकाल पाओगे। आपका आंसर जो है 90% करेक्ट होते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। वैसे आप अगर पूरा सोल्व करके करोगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा और कई बार क्या होता है आंसर भी ठीक नहीं आता है। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके ही इनको सोल्व करते हैं। Which of the following relational algebra queries compute the name of seller who have reserved boat? अब देखो इसने क्या कहा है, सेलर के नेम निकालने हैं। नेम निकालने हैं मतलब ये वाली टेबल तो हमें यूज करनी ही है। दूसरा क्या कहता है, रिजर्व्ड बोट 103, रिजर्व्ड बोट 103 BID बोला है और रिजर्व जिसमें बोट है 103, 103, 103, 103। इनके कौन कौन से नाम हैं? अगर आप सोल्व करते हैं दोनों में अगर आप सोल्व करोगे तो SID इनमें दोनों में कॉमन है, इसके बेस पे आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद S नेम आता है, एक ही सोल्व करके दिखाऊंगे, उसके बाद आपको ट्रिक यूज करके फिर ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। S नेम हो गया, रेटिंग हो गया, एज हो गया, BID हो गया और डे हो गया। देखो BID इसने क्या बोला 103, 103 लेंगे हम BID को 103। तो 103 में SID क्या है 22, 22, 22 में क्या है S नेम डस्टिन, रेटिंग है 7, 45.0 और डे है हमारा ये वाला 10/8/98। फिर आती है ये वाली 103, 31, 31 है ये वाला, तो ये हो जाएगा लेबर 8, 55.5 और फिर ये आपका ये डे में आ जाएगा। फिर है 103 ये वाला 74, फिर 74 होरेशो 935 और आपका ये वाला। तो इस तरीके से करके आपका जो S नेम निकल के आएगा वो ये वाला होगा। तो इसमें हमें 2 टेबल्स की ज्वाइनिंग करनी पड़ी थी, सेलर और रिजर्व की। तो अब इसको देखो क्वेश्चन को ट्रिकी वे में हम करते हैं। जब देखो S नेम तो हमें सिलेक्ट करना ही है, मीन्स तीनों में ही हो गया। किसके बेस पे? ये होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपका एट्रीब्यूट सिलेक्ट करता है और ये होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में आप कंडीशन देते हो, ये चीज याद रखना। जो ये होता है ये एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए होता है और जो ये वाला होता है ये सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के साथ में आप कंडीशन देते हो, ये रो पर वर्क करेगा। अब बिड 103, 103, 103 ठीक है। किसमें आपको करना था ज्वाइनिंग? रिजर्व में और सेलर में। या तो पहले आप इनको सोल्व करके फिर उन सेलर के साथ में ज्वाइनिंग कर दो। ये रिजर्व में से BID निकाल लो जो जिसकी 103 है और फिर उसका ज्वाइनिंग कर दो सेलर के साथ में। फिर जो ज्वाइनिंग करके रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट में से आप S नेम सेलेक्ट कर लो। या फिर पहले इन दोनों की ज्वाइनिंग कर दो जो अभी हमने किया था और उसमें से आप BID 103 के बेस पे आप उनकी ज्वाइनिंग कर दो और फिर उसमें से S नेम निकाल लो। तो ये बोट और सेलर की तो हमें करनी ही नहीं है, बोट का तो यहाँ काम ही नहीं था, तो ये वाला तो होगा नहीं। क्वेश्चन नहीं है, ये ऑप्शन है। तो 2 और 3, Q2 और Q3 आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। अभी सारे क्वेश्चन हम ट्रिकी बेस पे करेंगे।
यही सेलर और रिजर्व है। बोट नंबर 3 है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी कंप्यूट द नेम ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व्ड ए रेड एंड ग्रीन बोट। देखो सेलर का नेम निकालना है, सीधी सी बात है, सेलर का नेम निकालना है तो ये वाली टेबल तो हमें लेनी ही पड़ेगी, एस नेम निकालना है। और बोला है इसने रिजर्व किया है रेड और ग्रीन बोट को, रेड और ग्रीन बोट तो मतलब बोट को भी आपको लेना है। जब इन दोनों को लेना है तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, ज्वाइनिंग किस बेस पे करेंगे, ज्वाइनिंग हम करेंगे इन दोनों में एस आई डी के साथ में, रिजर्व के साथ में करेंगे एस आई डी के बेस पे, और रिजर्व की बोट के साथ में करेंगे बी आई डी के बेस पे। इट मीन्स तीनों ही टेबल की ज्वाइनिंग हम करेंगे। ठीक है, इसने बोला है सेलर का नाम निकालना है। सेलर का नाम निकालना है किस बेस पे, जिसने उन सेलर का नाम निकालना है जिनके पास में रेड एंड ग्रीन बोट है। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। आंसर हमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ क्वेरी देखनी है। टेम्परेड प्रोजेक्शन सीड, हमने क्या किया, एक टेम्परेड नाम की एक टेम्परेरी एक टेबल बना ली हमने एस आई डी, जिसमें सिलेक्ट किया कलर रेड, बोट में से, बोट वाली टेबल में से जिसके कलर रेड हैं उनका रिकॉर्ड हमने टेम्प रेड में डाल दिया और उसकी ज्वाइनिंग कर दी हमने रिजर्व के साथ में। मतलब एक टेबल आपके साथ में बनके तैयार हो गई है जिनके पास में कलर रेड है और जिनके पास में रिजर्व के साथ में आपने ज्वाइनिंग कर दिया, उसकी एक टेबल बनके तैयार हो गई जिसका नाम है टेम्प रेड। उसी तरीके से एक टेम्प ग्रीन नाम की टेबल बनाई है जिसमें हमने एस नेम को सिलेक्ट किया है और कलर जिसके ग्रीन है और रिजर्व के साथ में बोट। हमने टेम्प ग्रीन नाम की एक टेबल बनाई जिसमें वो रिकॉर्ड हैं बोट के जिसके पास ग्रीन कलर है और उसकी रिजर्व के साथ में ज्वाइनिंग कर दी। अब ये दोनों ही टेबल हैं। अब टेम्प रेड और टेम्प ग्रीन जिसमें कॉमन चीज है उसकी भी एक टेबल ले ली, एक रिलेशन बना लिया, उसमें जो जो चीज कॉमन है और उसका सेलर के साथ में ज्वाइनिंग कर दी और सेलर में से एस नेम हमने निकाल लिया। तो जिसके पास ग्रीन और रेड हैं वो रिकॉर्ड हमने निकाल लिए और ज्वाइनिंग कर दी हमने सेलर के साथ में और उसमें से हमने एस नेम को सिलेक्ट कर लिया। एक तो ये वाली चीज है, हाँ ये भी वही चीज करता है। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेम्प बोट, एक टेम्प बोट नाम की हमने फाइल रिलेशन बना लिया जिसमें बोट में जो कलर है वो रेड होगा एंड कलर है जो वो ग्रीन होगा। फिर आता है आपका एस नेम सिलेक्ट करना है टेम्प बोट को। हमने यहाँ पर एक टेम्प बोट नाम की एक टेबल बनाई थी। टेम्प क्या हुआ, एक मिनट, हमने टेम्प बोट नाम की एक टेबल बना ली, उसमें हमने क्या डाल दिया, कलर रेड और कलर ग्रीन, जो रिकॉर्ड है जो उनमें कॉमन है वो हमने इसमें डाल दिया। फिर एस नेम को हमने सिलेक्ट किया टेम्प बोट जो टेबल हमने बनाई है और रिजर्व जो ऑलरेडी गिवन है, उन दोनों की ज्वाइनिंग कर दी। लेकिन एस नेम कहाँ से लोगे, एस नेम जब तक आप सेलर को नहीं लेके आओगे, जब तक आप सेलर वाली टेबल को नहीं लोगे जैसे इसने ले रखा, तब तक आप ज्वाइनिंग किसके साथ में करोगे। तो इट मीन्स ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब आपने सिलेक्ट किया है एस नेम को, कलर लिया रेड, इसमें कलर ग्रीन लिया, टेम्प बोट की ज्वाइनिंग कर दी सेलर और रिजर्व के साथ में। तो अब इसने बोल दिया कि टेम्प टू जो है रिलेशन उसका सेलर और रिजर्व के साथ में ज्वाइनिंग है, ठीक है, लेकिन ये टेम्प टू बना कहाँ से है, टेम्प टू है कहाँ से लिया इस टेम्प टू को, तो ये वाली चीज भी आपकी गलत हो जाएगी। अब बात करें हम फोर्थ वाले की, यहाँ पर इसने टेम्प बोट बना दिया, ठीक है, कलर लिया इसने रेड एंड कलर लिया ग्रीन बोट में एंड एस नेम सिलेक्ट किया इसने टेम्प बोट से और सेलर वाली से।
जब सीधा सीधा बोट और सेलर वाली जो हैं, जो बोट और सेलर हैं, इनका सीधा सीधा जब कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो इन दोनों को ही कैसे ले लिया? ये दोनों तो इसके थ्रू एक दूसरे को जानती हैं, इसके थ्रू एक दूसरे की ज्वाइनिंग की है। जब रिजर्व इसमें है ही नहीं, तो ये दोनों किस तरीके से ज्वाइनिंग करेंगे? तो इसको भी, ये भी नहीं होगा। तो देखो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो कौन सा बचा? फर्स्ट वाला। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी कंप्यूट्स टू SID ऑफ सेलर्स? सेलर की SID, ये अब की बार इसको SID निकालना है सेलर की, विद एज ओवर 20 हु हैव नॉट रिजर्व्ड ए रेड बोट। मतलब एज जो है, एज को सिलेक्ट करना है जो कि 20 से ऊपर है और जिसके पास रेड बोट नहीं है, उनके SID को निकालना है, सेलर की SID को। ठीक है, ऑप्शन वाइज ही करते हैं इसको भी। क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ऑप्शन वाइज करते हैं। पहली बात बोला है एज ओवर 20, एज ओवर 20 ये वाला ऑप्शन ठीक है, इसमें एज ओवर 20 ठीक है, इसमें एज लेस देन 20 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया, एज ओवर 20 ये वाले भी बात ठीक है। अब बात क्या करता है ये, अब कहता है कि कलर रेड कलर नहीं होना चाहिए। देखो तीनों ही, जब सेलर की बात की गई है, बोट की बात की गई है, तो रिजर्व की तो बात की ही जाएगी, रिजर्व वाली टेबल तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तीनों में ही है रिजर्व वाली बात, तो चलो ठीक है। अब क्या कहता है कि इसमें, इस वाले में देखो कलर रेड भी होगा, एंड का ऑप्शन में होता है तब जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होती हैं, लेकिन ये वाली चीज तो हमें लेनी ही नहीं है, ये तो नॉट इक्वल टू रेड, बिना रेड वाले लेने हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि ये वाला तो ठीक है, माइनस क्या होता है? माइनस होता है कि लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, राइट वाला रिकॉर्ड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस का मतलब ये होता है कि इस चीज को निकाल कर लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड आना, तो मतलब जिसका रेड कलर है उसको निकाल कर, तो हाँ इसका मतलब ये वाली चीज तो सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को भी, इसमें ये वाली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन एंड लगा दिया। एंड वाले क्या कहता है कि कलर रेड बोट, मतलब इन दोनों में जो चीज कॉमन है, तो इसका मतलब तो उनके पास रेड भी कलर हो सकता है, जो 20 से बड़े हैं एज में उनके पास रेड कलर भी हो सकता है, कॉमन वाली चीज आ गई इसमें, तो ये वाली चीज यहाँ आके ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। टेबल देखने की इतनी जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन बेस पर भी इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं और इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी कंप्यूट द नेम ऑफ सेलर, नेम ऑफ सेलर बोला है इसने, हु हैव रिजर्व्ड ऑल बोट्स, बोट की बात की गई है, सेलर की बात की गई है, इट मीन्स रिजर्व वाली टेबल्स तो आएगी ही आएगी। ठीक है, इसमें क्या कहता है, चलो अब हम करते हैं ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं। सेलर का नाम निकालना है, एस नेम तो लास्ट में निकालना ही निकालना है। ठीक है, तीनों ही टेबल आनी चाहिए, क्योंकि बोट और सेलर आया है तो रिजर्व तो इन दोनों की मीडिएटर है, तो वो तो आनी ही चाहिए। तो इसने लिया टेम्प साइड, टेम्प साइड नाम की एक टेम्परेरी एक टेबल बनाई है, जिसमें हमने सिलेक्ट किया है BID, रिजर्व से BID लिया है, BID लिया है बोट से, और उसमें से जो टेम्प साइड है आपके, उसकी आपने सेलर के साथ में क्या किया, ज्वाइनिंग कर दी।
तो इसमें रिजर्व से आपने BID ले लिया, लेकिन आपने कुछ किस बेस पे ज्वाइनिंग की, है ना। इसमें भी BID लिया आपने, इसमें भी BID लिया, इस टेबल से भी आपने उसमें BID ले लिया और इस टेबल से भी BID लिया, तो इसमें तो BID नहीं है, तो आप सेलर में किस बेस पे आप ज्वाइनिंग करोगे। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को। हमने टेम्प साइड एक टेबल ली जिसमें SID ले लिया हमने और BID ले लिया रिजर्व से हमने SID लिया, रिजर्व से हमने SID BID लिया, बोट से हमने BID लिया। फिर हमने टेम्प साइड और सेलर का जो है ज्वाइनिंग किया और S नेम उसमें से सेलेक्ट कर लिया। ज्वाइनिंग अब किस बेस पे करेंगे, SID के बेस पे करेंगे। चलो ये 1 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, ये सही लग रहा है। फिर हम करते हैं टेम्प साइड एक टेबल बनाई हमने, सेलर से हमने BID लिया, लेकिन सेलर में तो BID है ही नहीं, सेलर में तो देखो BID है ही नहीं, इसमें तो SID, S नेम, रेटिंग और एज है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ये तो यहीं पे गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, टेम्प साइड से हमने BID लिया रिजर्व से, BID लिया बोट से, तो इसने टेम्प साइड और बोट का कर दिया। जब बोट और टेम्प साइड का ही आपको करना है तो S नेम कहाँ से निकालोगे, बिना सेलर के हुए, तो इट मीन्स ये भी सीधा सीधा ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़्यादा सोल्व करने की बजाय जो रिलेशनल अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं उनको इतना ज़्यादा लंबा करने के बजाय आप सीधा ही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, थोड़ा सा ट्रिकी वे में उसको यूज़ करिए और ऑलमोस्ट जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लास्ट में आपका आंसर ही बचता है। क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। आज हमने जून 2022 के क्वेश्चंस को सोल्व किया है। जिसने भी जून 2023, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस को नहीं देखा है वो अब प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकता है, और यहाँ इस वीडियो में हमने जून 2022 के सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम जून 2021 और दिसंबर 2021 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।